पीजी का आपको यहाँ पे है ओपीजी का आपको ये आपको राजनीति सिद्धांत की रूपरेखा एंड इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी है। इनमें सबसे पहली बात जो आपको प्रस्तावना होता है जिसको हम प्रेफेस बोलते हैं उनके बारे में कुछ आइए पढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर कहा कि राजनीति सिद्धांत की रूपरेखा का ये उतना महत्वपूर्ण है। ये जो महत्वपूर्ण बातें होती है उसको हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। इसमें कहा कि विषयों के प्रस्तुतिकरण में नई शैली अपनाकर इसे पाठक अनुकूल बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। लेखक शैक्षिक समुदाय तो लेखक शैक्षिक समुदाय के प्रति हृदय से कृतज्ञ है। लेखक शैक्षिक समुदाय के प्रति हृदय से कृतज्ञ है जिसकी एक से अधिक पीढ़ियों ने इस विनम्र प्रयास को स्वीकार करके अपनी उदारता का परिचय दिया है। राजनीति सिद्धांत की रूपरेखा का प्रस्तुत राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा का प्रस्तुत संस्करण एक बार फिर से नया लिखा गया है। इसके अनेक अध्यायों के शीर्षक बदल दिए गए हैं। कई अध्यायों की विषय वस्तु में निकट संबंध को देखते हुए उन्हें एक साथ मिला दिया गया है। प्रत्येक अध्याय में विस्तृत संशोधन करके संपूर्ण विषय वस्तु को अधिक सारगर्भित और पाठक अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया गया है। जगह जगह प्रस्तुत विषय से जुड़ी नई स्थितियों पर विचार किया गया और उससे जुड़े हुए राजनीति सिद्धांत की रूपरेखा का प्रस्तुत इसमें जो यहाँ पर कहा गया जगह जगह प्रस्तुत विषय से जुड़ी नई स्थितियों पर विचार किया गया है और उससे जुड़े नए तर्क वितर्क को परखा गया है। इन नवनिर्मित अध्यायों को एक नए तर्कसंगत क्रम में रखा गया। फिर इनमें यथास्थान एक नया विस्तृत अध्याय प्रमुख राजनीतिक विचारधारा जोड़ दिया गया है। अब इस कृति में सम्मिलित अध्यायों की संख्या 25 हो गई। देखिए प्रस्तुत कृति नवीन संस्करण का अध्यय समकालीन विश्व के संदर्भ में राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य संकल्पनाओं का तुलनात्मक और आलोचनात्मक विवेचन प्रस्तुत करना है। इसमें राजनीतिक स्वरूप राजनीति सिद्धांत के विचार क्षेत्र और महत्व की चर्चा करते हुए इसके अध्ययन जुड़े परंपरागत उपागम, आधुनिक उपागम और अंतर्विषयक उपागम पर प्रकाश डाला गया है। फिर विचारधारा की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए विचारधारा के अंत और इतिहास के अंत से जुड़े विवाद की समीक्षा की गई है। प्रमुख राजनीतिक विचारधाराओं के अंतर्गत उदारवाद, रूढ़िवाद, आदर्शवाद, मार्क्सवाद, लोकतंत्र, समाजवाद, अराजकतावाद, फासिस्टवाद, गांधीवाद, नारीवाद, समुदायवाद और बहुसांस्कृतिकवाद का संक्षिप्त किंतु निकट परिचय दिया गया है। इसके बाद राज्य की प्रभुसत्ता की संकल्पनाओं के संदर्भ में राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद की मान्यताओं का विवेचन करते हुए राष्ट्र राज्य के वर्तमान संकट का निरूपण किया गया है। साथ ही राज्य की प्रकृति और राज्य की उत्पत्ति जुड़े विविध सिद्धांतों का सर्वेक्षण किया गया। फिर राजनीतिक दायित्व के आधार पर और सीमाओं की चर्चा की गई है। देखिए सामाजिक जीवन में शक्ति सत्ता और वैधता से जुड़े सिद्धांतों का विश्लेषण करते हुए यहाँ कानून की संकल्पना से जुड़े चिंतन का विवरण दिया गया है। अधिकारियों के सिद्धांत का परिचय देकर नागरिकता, मानव अधिकार और संपत्ति के अधिकार की समालोचना प्रस्तुत की गई है। इसके बाद स्वतंत्रता, समानता, न्याय और समान हित की संकल्पनाओं का विस्तृत विश्लेषण किया गया। लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र की अवधारणाओं को स्पष्ट करते हुए प्रतिनिधि लोकतंत्र से जुड़ी समस्याओं पर विचार किया गया। लोकतंत्र के समकालीन सिद्धांतों के संदर्भ में राजनीतिक सहभागिता की प्रक्रिया, सहभागितामूलक लोकतंत्र, विचारणात्मक लोकतंत्र और जनवादी लोकतंत्र के स्वरूप की पहचान की गई है। अतः अंत में सामाजिक परिवर्तन और क्रांतिक प्रक्रिया से जुड़े चिंतन का परिचय देते हुए विकास के स्वरूप, विकास के वैकल्पिक मार्गों, सतत विकास की संकल्पना और पर्यावरणवाद से जुड़ी मान्यताओं की विस्तृत व्याख्या दी गई है। तो यहाँ देखिए क्या कि वस्तुतः राजनीति सिद्धांत का विवेचन अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके ज्ञान का मार्ग ज्यामिति के ज्ञान की तरह सीधा और सपाट नहीं है, जिसमें आरंभिक ज्ञान से उच्चतर ज्ञान की ओर बढ़ते हैं या सरल समस्याओं से जटिल समस्याओं की ओर अग्रसर होते हैं। इसके विपरीत राजनीति सिद्धांत जुड़े विचार, संकल्पना और तर्क वितर्क एक दूसरे के साथ गुथे रहते हैं जो भिन्न संदर्भों में बार बार प्रयुक्त होते हैं। इसमें यह निर्धारित नहीं कर सकते कि किन विचारों या मान्यताओं को व्याख्या शुरू में कर देनी चाहिए ताकि आगे की समस्याओं को उन्हीं के आधार
पर समझा जा सके। देखिए उदाहरण के पहले स्वतंत्रता की समस्या विचार करें या समानता या न्याय की समस्या समस्या पर लोकतंत्र की संकल्पना पर इन सब से पहले विचार करें या इन सब के बाद में इन प्रश्नों को बंधा बंधाया उत्तर नहीं दिया जा सकता। राजनीतिक सिद्धांत की विभिन्न समस्याओं के विस्तृत विश्लेषण के लिए उनसे जुड़े उदारवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, समुदायवादी दृष्टिकोण, गांधीवादी दृष्टिकोण, नारीवादी दृष्टिकोण एवं बहुलवादी दृष्टिकोण को समझाने की जरूरत बार बार पैदा हो सकती है। फिर यह भी जरूरी नहीं कि राजनीतिक सिद्धांत की समस्याओं में केवल राजनीति विज्ञान विद्यार्थी की अभिरुचि हो। दर्शन, शास्त्र, अर्थशास्त्र, साहित्य या इतिहास के विद्यार्थी को भी स्वतंत्रता, समानता, न्याय, समानहित, लोकतंत्र, क्रांति, सतत विकास या ऐसे ही किसी अन्य प्रकरण में अभिरुचि हो सकती है। ऐसी हालात में देखिए यहाँ पर क्या ऐसी हालात में हाँ, ऐसी हालात में देखिए ऐसी हालात में हम किसे कहाँ से कहाँ तक पढ़ने की सलाह देंगे। इस समस्या का व्यवहारिक समाधान यह होगा कि राजनीतिक सिद्धांत का प्रत्येक अध्याय अपने आप में पूर्ण सेल्फ कंटेनेड होना चाहिए ताकि उसका विवेच्य विषय किसी को अधूरा ना लगे और प्रत्येक पाठक अपने अपने अभिरुचि के अनुसार कोई भी प्रकरण पढ़कर उससे हृदयंगम कर सके। प्रस्तुत कृति में यही तरीका अपनाने का प्रयत्न किया गया। अतः यहाँ प्रत्येक प्रकरण में प्रस्तुत विषय से जुड़ी पारिभाषिक शब्दावली, ऐतिहासिक संदर्भ या विस्तृत सिद्धांत का सारांश यथास्थान दे दिया गया है। इस लेखन शैली के साथ कठिनाई के साथ कठिनाई यह है कि इससे पाठक को कहीं कहीं पुनरावृत्ति का आभास हो सकता है। परंतु यदि ऐसा नहीं करेंगे तो प्रत्येक प्रकरण अपने आप में पूर्ण नहीं बन पाएगा और कोई पाठक अपनी अभिरुचि के अनुसार किसी भी प्रकरण से अपना अध्ययन शुरू करने के स्वतंत्र नहीं रह जाएगा। अतः यदि आप कहीं किसी बात की पुनरावृत्ति देखते हैं तो वहाँ असावधानीवश नहीं आई है, बल्कि प्रस्तुत विषय को सुगम और सरल बनाने के उद्देश्य से यह तरीका अपनाया गया है। देखिए यहाँ पे जो इसके बाद देखिए प्रस्थानवाद जो इसका मुख्य अध्याय है, इसका जो आपको पहला अध्याय है उसको हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। इसमें देखिए पहला अध्याय की राजनीति क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, व्हाट इज पॉलिटिक्स की बात यहाँ पे करते हैं। देखिए राजनीति सिद्धांत का विवेच्य विषय राजनीति सिद्धांत का जो विवेच्य विषय है वो राजनीति है। अतः शुरू में यह जानना जरूरी हो जाता है कि राजनीति क्या है। इस प्रश्न उत्तर देना सरल नहीं है। राजनीति के बारे में आम आदमी धारणा से इसके तकनीकी अर्थ का पता लगाने में विशेष सहायता नहीं मिलती। फिर राजनीति की चिर संबंध धारणा से भी इसकी आधुनिक धारणा का पूरा विवरण प्राप्त नहीं होता। फिर राजनीति की चिर संबंध धारणा से भी फिर राजनीति की चिर संबंध धारणा से भी इसकी आधुनिक धारणा का पूरा विवरण प्राप्त नहीं होता। परंतु राजनीतिक आधुनिक धारणा को समझने के लिए इसके बारे में आम आदमी धारणा और चिर संबंध धारणा का परिचय प्राप्त कर लेना लाभदायक होगा। राजनीति के बारे में आम आदमी की धारणा जिसको बोलते हैं लेमेंस नोशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात यहाँ पर करते हैं। देखिए यहाँ पर कि राजनीति शब्द का प्रयोग हम अपनी दैनिक बातचीत में भी करते हैं और वैज्ञानिक अध्ययन में भी करते हैं। क्या इन दोनों संदर्भों में हमारा तात्पर्य एक जैसा होता है? शायद नहीं, परंतु राजनीति वैज्ञानिक रूप तक पहुँचने के लिए शुरू में इस बात पर विचार कर लेना अत्यंत रोचक होगा कि आम आदमी राजनीतिक कल्पना किस रूप में करता है। एलन बार ने मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट आधुनिक राजनीति और शासन 1988 के अंतर्गत यह संकेत दिया कि राजनीतिक गतिविधियों की आम धारणाओं को अपना लेने पर दो प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती है। पहले, अक्सर यह मान लिया जाता है कि राजनीति का सरोकार केवल सार्वजनिक क्षेत्र से है, अर्थात सांसदों, चुनाव और मंत्रिमंडलों, मानवीय गतिविधि के अन्य क्षेत्रों इसे कुछ लेना देना नहीं है। दूसरे इसमें यह खतरा रहता है कि राजनीति को देखिए दूसरी यहाँ पर क्या है कि इसमें यह खतरा रहता है कि राजनीति को नीली दरगत राजनीति के साथ मिला दिया जाता है, जैसे इसका सरोकार कोई राजनीतिक मत रखने से हो या कम से कम इसमें सत्तारूढ़ राजनीतिकों की साजिशों और चालबाजियों के प्रति घृणा की भावना निहित रहती हो। मतलब यह कि आम आदमी राजनीति का अर्थ लगाते समय एक छोटे से दायरे के बारे में सोचता है। वह इसे या तो केवल मंत्रियों और विधायकों की गतिविधि समझ लेता है या इसे राजनीतिकों और की चालबाजी और चुनाव के पैतरों के साथ जोड़ने लगता है। वह यह अनुभव नहीं करता कि राजनीति एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस है, जो सामाजिक जीवन के अनेक स्तरों पर चलती रहती है।
राजनीति एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया सोशल प्रोसेस है। राजनीति एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया सोशल प्रोसेस है जो समाज जीवन के अनेक स्तरों पर चलती रहती है। बहुत से बहुत वह यह मान लेता है कि वह यह मान लेता है कि राजनीति में सार्वजनिक सभाएं, जल से जुलूस, नारेबाजी, प्रदर्शन, मांगे, हड़तालें, आंसू गैस और लाठीचार्ज जैसी गतिविधियां आ जाती है, या फिर उसका ध्यान चुनाव प्रचार अभियान या रैलियों के उस पक्ष की ओर चला जाता है जिसमें झूठे वादे किए जाते हैं और उनकी पूर्ति के झूठे समाचार फैलाए जाते हैं। इन्हीं गोलमोल धारणाओं परिणामस्वरूप राजनीति को कभी कभी धूर्तों का अंतिम आश्रय, लास्ट रिसोर्ट ऑफ स्काउंड्रल्स कहकर इसकी निंदा की जाती है। अर्नेस्ट बेन ने राजनीति के स्वरूप पर व्यंग करते हुए इसे ऐसी कला की संज्ञा दी है जिसमें पहले तो मुसीबत को ढूंढते हैं, फिर वह जहाँ हो या ना हो वहाँ से उसे पकड़ लाते हैं, उसका गलत निदान किया जाता है, फिर उसका गलत उपचार किया जाता है। इस अनोखी धारणाओं के आधार पर राजनीति को कभी कभी घिनौना खेल, डर्टी गेम कहा जाता है। छात्रों को राजनीति से दूर रहने की सलाह दी जाती है। देखिए, और न्यायाधीशों तथा अन्य बुद्धिजीवियों से आशा की जाती है कि वो अपने आप को राजनीति से ऊपर रखेंगे। परंतु यदि हम राजनीति से घृणा करते हुए उससे दूर भागेंगे तो यह डर है कि राजनीति सचमुच गलत लोगों के हाथों में चली जाएगी और सार्वजनिक समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। यही नहीं हो सके, यही बात कर देखिए, परंतु यदि हम राजनीति से घृणा करते हुए उससे दूर भागेंगे तो यह डर है कि राजनीति सचमुच गलत लोगों के हाथों में चली जाएगी और सार्वजनिक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकेगा। देखा है तो प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में राजनीतिज्ञों की आपत्तिजनक गतिविधियों को देखकर ही सुकरात और प्लेटो ने इतनी गहरी चिंता व्यक्त की थी कि अपना जीवन राजनीतिक ऐसे रूप की तलाश में लगा दिया था जो समाज को कल्याण की ओर ले जा सके। यह तलाश आज भी जारी है। इसके राजनीति के सही रूप की जानकारी जरूरी है। जब कोई मनुष्य राजनीति में भाग लेने से इनकार कर देता है तो उसे यह दंड मिलता है। जब कोई मनुष्य राजनीति में भाग लेने से इनकार कर देता है तो उसे यह दंड मिलता है कि उससे हीन मनुष्य उस पर शासन करने लगते हैं। ये बात प्लेटो ने कहा था। जब कोई मनुष्य राजनीति में भाग लेने से इनकार कर देता है तो उसे यह दंड मिलता है कि उससे हीन मनुष्य उस पर शासन करने लगते हैं। जब कोई मनुष्य राजनीति में भाग लेने से इनकार कर देता है तो उसे यह दंड मिलता है कि उससे हीन मनुष्य उस पर शासन करने लगते हैं। ये बात प्लेटो ने कही थी। अब देखिए, राजनीति की जो चिरसम्मत धारणाएं होती हैं उनकी इस बात यहाँ पर की गई है। देखिए, यहाँ पर राजनीति की चिरसम्मत धारणा की बात यहाँ पर आपको की गई है। राजनीति की चिरसम्मत धारणा की बात देखिए, क्लासिकल नोशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात की गई है। राजनीति के सही रूप को जानने समझने के लिए उन भ्रांतियों को दूर करना आवश्यक है जो इसकी आम धारणा के साथ जुड़ गई है। राजनीति की चिरसम्मत धारणा हमें सही दिशा में सोचने का रास्ता दिखाती है। राजनीति का अंग्रेजी प्राय पॉलिटिक्स है जो ग्रीक भाषा के पॉलिस शब्द से बना है। यहाँ देखिए, जो ग्रीक भाषा की पॉलिस शब्द से बना है, यह प्राचीन यूनानी नगर राज का घोतक था। यूनानी नगर राज छोटे छोटे नगर थे। इनकी एक विशेषता यह थी कि इनके नागरिक बहुधा स्वयं अपना शासन चलाते थे। ये नागरिक राज के सदस्यों और संचालकों के रूप में जो भूमिका निभाते थे उससे संबंधित गतिविधियों को प्राचीन यूनानी विचारकों ने पॉलिटिक्स की संज्ञा दी। इन गतिविधियों के व्यवस्थित अध्ययन को भी उन्होंने पॉलिटिक्स नाम दिया। प्लेटो, अरस्तु और उनके समकालीन यूनानी विचारकों की दृष्टि में पॉलिटिक्स या नगर राज के मामले अत्यंत महत्वपूर्ण थे। अरस्तु ने तो इनके अध्ययन को सर्वोच्च विज्ञान या परम विद्या मास्टर साइंस की संज्ञा दे डाली, क्योंकि उसका विचार था कि नागरिक के लिए नगर राज के जीवन में भागना उत्तम जीवन गुड लाइफ की आवश्यक शर्त है। यूनानी विचारक यह मानते थे कि राज मनुष्य के जीवन को चलाने की स्थिति में आता है और सद्जीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है।
देखिए यहाँ पर यूनानी विचारक, यहाँ देखिए क्या यूनानी विचारक यह मानते थे कि राज मनुष्य के जीवन को चलाने के लिए अस्तित्व में आता है और सद्जीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है। स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यूज फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है। मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल। जो मनुष्य राज में नहीं रहता या जिसे राज की आवश्यकता नहीं होता, वह या तो निरा पशु बिष्ट होगा या अतिमानव सुपरमैन होगा, अर्थात वह या तो मनुष्यता के स्तर से बहुत नीचे गिरा होगा या बहुत ऊंचा उठा होगा। राज में रहकर ही मनुष्य सही अर्थ मनुष्य बनता है। राज में रहकर ही मनुष्य सही अर्थ मनुष्य बनता है, अन्यथा उसे मनुष्य रूप में नहीं पहचाना जा सकता। राज में सद्जीवन की प्राप्ति के मनुष्य जो कुछ करता और है, जिन जिन गतिविधियों में भाग लेता है या जो जो नियम संस्थान और संगठन बनाता है, उन सबको अरस्तु ने राजनीतिक अध्ययन का विषय माना है। इसे हम राजनीतिक समधारणा कहते हैं। इस युग में मनुष्य के समस्त सामाजिक संबंधों और सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन राजनीतिक अंतर्गत होता था। अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे कि समाज विज्ञान, सोशियोलॉजी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, सामाजिक मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी, सांस्कृतिक मनोविज्ञान, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इत्यादि उन दिनों स्वतंत्र रूप से विकसित नहीं हुए थे। अरस्तु ने राजनीति को इसलिए सर्वोच्च विज्ञान का दर्जा दिया क्योंकि वह मानव समाज के अंतर्गत विभिन्न संबंधों को व्यवस्थित करने में निर्णायक भूमिका निभाता है। राजनीति की सहायता से मनुष्य इस धरती पर अपनी नियति को वश में करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर राजनीति की सहायता से मनुष्य इस धरती पर अपनी नियति को वश में करने का प्रयास करते हैं। अन्य सब विज्ञान मनुष्य के राजनीतिक जीवन को संवारने के साधन है। राजनीति शास्त्र समस्त शास्त्रों का सिरमौर है। राजनीति की धारणा के अंतर्गत न केवल नागरिकों के कर्तव्य पर विचार किया जाता है, बल्कि उसमें सारे सामाजिक संबंध समा जाते हैं। जैसे जैसे परिवार में पत्नी पर पति का नियंत्रण, संतान पर पिता का नियंत्रण और दास पर स्वामी का नियंत्रण, शिक्षा, पूजा पाठ, त्योहार मनाने के तरीके, खेलकूद, सैनिक संगठन इत्यादि। परंतु अरस्तु ने इस तरह का खंडन किया कि राज में प्रयुक्त होने वाली सब तरह की सत्ता अथॉरिटी एक जैसी होती है। इस तरह राजनीति वैसे तो मनुष्य के संपूर्ण सामाजिक जीवन को अपने अंदर समेट लेती है, परंतु राज या शासन के संचालन में जिस सत्ता का प्रयोग किया जाता है वह दास के ऊपर स्वामी की सत्ता से, पत्नी के ऊपर पति की सत्ता से या संतान के ऊपर पिता की सत्ता से भिन्न होती है। अरस्तु ने यह मान्यता रखी कि राज्य के ढांचे में शासक अपने समकक्ष नागरिकों पर सत्ता का प्रयोग करते हैं, क्योंकि शासकों और साधारण नागरिकों की योग्यता में कोई अंतर नहीं होता, परंतु परिवार के ढांचे में गृह स्वामी अपने से हीन व्यक्तियों पर सत्ता का प्रयोग करता है, क्योंकि स्त्रियां, बच्चे या दास योग्यता की दृष्टि स्वभावतः पति, पिता या स्वामी से हीन होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या यह बात ध्यान देने योग्य है कि अरस्तु के समय का समाज आज के समाज की तरह जटिल नहीं था। उन दिनों लोगों को राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन इतना घुला मिला था कि इनके पृथक पृथक अध्ययन की आवश्यकता नहीं समझाती थी। वैसे अरस्तु ने राज्य प्रबंध को गृह प्रबंध की तुलना में उच्च कोटि का प्रबंध माना है, तो भी उसने गृह प्रबंध को राज प्रबंध का अंग मानते हुए उसकी विस्तृत चर्चा की है। फिर भी सद्जीवन की साधना, यानी कि फिर भी आपको सद्जीवन की साधना में राजनीतिक जीवन के साथ साथ पारिवारिक जीवन का भी अपना महत्व होता है। इस विचार को सामने रखकर अरस्तु ने अपने राजनीति शास्त्र की रूपरेखा बहुत विराट रखी। वैसे प्राचीन यूनान में राजनीति का प्रयोग क्षेत्र तो बहुत विस्तृत था, परंतु राजनीति से जुड़े लोगों की संख्या बहुत थोड़ी थी। किसी भी यूनानी नगर राज्य की जनसंख्या में स्वतंत्र जनों, फ्रीमैन की संख्या बहुत कम होती थी और उन्हीं की गतिविधियां राजनीतिक दायरे में आती थी। इनमें भी स्त्रियों को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। बाकी जनसंख्या में दास, स्लेव्स या अन्य देश या एलियंस आते थे जिनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं था। उदाहरण के लिए प्लेटो के नगर राज एथेंस में करीब 4 लाख की जनसंख्या में करीब 2.5 लाख दास या गैर नागरिक थे। मध्य युग में भी राजनीति इन्हें गिने राजाओं, दरबारियों, सामंत, सरदारों, सेनापतियों, नवाबों, रईसों, महंतों और मठाधीशों की गतिविधि थी। जनसाधारण उनके चाकर थे या केवल प्रजा थे जिन्हें राजनीति में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। परंतु आज के युग में राजनीति जनसाधारण के समर्थन पर आश्रित हो गई है, इसलिए यह जनसाधारण के जीवन के साथ निकट से जुड़ गए। कुछ देशों में किसी न किसी तरह की तानाशाही या सैनिक शासन के अधीन जनसाधारण को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है, परंतु वहाँ भी राजनीतिक चेतना
राजनीतिक चेतना अंदर ही अंदर पनपती रहती है और अवसर पाकर ऐसे आंदोलन के रूप में प्रस्फुटित होती है कि बड़ी बड़ी तानाशाहियों को हिला देती है। तब जनसाधारण राजनीति में अपनी उपयुक्त भूमिका संभाल लेते हैं। अब तीसरा जो यहाँ पर टॉपिक देखिए, राजनीति की आधुनिक धारणा क्या है, मॉडर्न नोशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात की गई है। देखिए राजनीति की चिरसम्मत धारणा के विपरीत आज के युग में राजनीति का प्रयोग क्षेत्र तो सीमित हो गया है, परंतु इसमें भाग लेने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई। दूसरे शब्दों में आज राजनीतिक अध्ययन में मनुष्य के सामाजिक जीवन की समस्त गतिविधियों पर विचार नहीं किया जाता, बल्कि केवल उन गतिविधियों पर विचार किया जाता है जो सार्वजनिक नीति, पब्लिक पॉलिसी और सार्वजनिक निर्णयों, पब्लिक डिसीजन को प्रभावित करती है। परंतु आज के युग में सार्वजनिक नीतियाँ और निर्णय इन्हें गिने शासकों, विधायकों या सत्ताधारियों की इच्छा को व्यक्त नहीं करते, बल्कि समाज के भिन्न भिन्न समूह की परस्पर क्रिया, इंटरेक्शन का परिणाम होते हैं। इस तरह राजनीति देखिए यहाँ पर क्या इस तरह राजनीति यहाँ पर क्या इस तरह राजनीति जनसाधारण की उन गतिविधियों का संकेत देती है जिनके माध्यम से भिन्न भिन्न समूह अपने परस्पर विरोधी हितों में तालमेल स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। यह जरूरी नहीं कि इससे सचमुच न्याय संगत समाधान ही निकले। कुछ समूह अधिक संगठित, अधिक साधन संपन्न, अधिक मुखर और अधिक व्यवहार कुशल होते हैं, अतः वे अपने हितों को अन्य समूह के हितों से ऊपर रखने में सफल हो जाते हैं, जिससे सामाजिक जीवन असंतुलन पैदा हो जाता है। परंतु यह आशा की जाती है कि राजनीतिक प्रक्रिया में अन्य समूहों को अपने हितों को संगठित करने और बढ़ावा देने का अवसर मिलता रहेगा, जिससे आगे चलकर न्याय संगत समाधान की संभावना बनी रहेगी। परंपरागत राजनीति शास्त्र का मुख्य स्रोत राज स्टेट से था, इसलिए उसकी परिभाषा राज के विज्ञान, साइंस ऑफ द स्टेट के रूप में दी जाती थी। राजनीति शास्त्र के परंपरागत विद्वानों और लेखकों ने अपना ध्यान मुख्य रूप से इन समस्याओं पर केंद्रित रख किया। देखिए राज्य के लक्षण मूलभूत और संस्थाएं क्या है। सर्वगुण संपन्न राज्य, परफेक्ट स्टेट का स्वरूप कैसा होगा। परंतु आधुनिक लेखक यह अनुभव करते हैं कि राजनीति मानव जीवन की एक विशेष गतिविधि है। यह केवल राज से जुड़ी गतिविधि नहीं है, बल्कि संपूर्ण सामाजिक संगठन के साथ जुड़ी हुई गतिविधि। अतः आज के युग में राजनीति को राज्य की औपचारिक संस्थाओं, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन और उनके कार्यों का समुच्चय नहीं माना जाता, बल्कि एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया, सोशल प्रोसेस के रूप में देखा जाता है। अब यह जानना जरूरी है कि यह प्रक्रिया किस प्रकार चलती है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर राज की परिभाषा दी गई। राज क्या, देखिए समाज के भीतर उन संस्थाओं का समूह जिनका कार्य सार्वजनिक निर्णयों, पब्लिक डिसीजन तक पहुंचना, कानून बनाना और लागू करना था, न्याय, सार्वजनिक सुरक्षा एवं व्यवस्था को कायम रखना है। इन कार्यों को प्रभावशाली ढंग से संपन्न करने के राज्य को सर्वोच्च कानूनी सत्ता प्राप्त होती है। व्यवहार के आधार पर राज्य के ये कार्य सरकार, गवर्नमेंट के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अब के राजनीति मनुष्य की स्वाभाविक गतिविधि, यहाँ पर जो कहा गया राजनीति जो है वह मनुष्य की स्वाभाविक गतिविधि है। पॉलिटिक्स इज द नेचुरल एक्टिविटी ऑफ मैन की बात यहाँ पर की गई है। देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। इस तरह अरस्तु ने मनुष्य की ऐसी स्वाभाविक क्षमता को मान्यता दी थी जो अन्य प्राणियों में नहीं पाई जाती। इसका अर्थ यह था कि मनुष्य किसी न किसी राज्य पॉलिस के अंतर्गत रहता है, अर्थात वह एक सामूहिक सत्ता के माध्यम से अपने जीवन को व्यवस्थित करता है, ताकि एक नैतिक प्राणी के नाते वह उत्तम जीवन, गुड लाइफ और आत्मसिद्धि, सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त कर सके। अतः अरस्तु की दृष्टि में राजनीति मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व को समेट लेती है। हालांकि शासन के स्तर पर जिस सत्ता अथॉरिटी का प्रयोग होता है वह परिवार या संपत्ति जुड़ी सत्ता से भिन्न है। देखिए आधुनिक सिद्धांतकार राजनीति को मनुष्य की स्वाभाविक गतिविधि तो मानता है, परंतु आज के युग में यह उसकी एक विशेष गतिविधि है। मनुष्यों की यह गतिविधि समाज के विभिन्न समूहों के माध्यम से व्यक्त होती है, जैसे कि हित समूह, इंटरेस्ट ग्रुप्स या राजनीतिक दलों, पॉलिटिक्स पार्टीज के माध्यम से। हित समूह उन लोगों, देखिए यहाँ पे हित समूह उन लोगों के समूह है जो अपने एक जैसे हित की सिद्धि के लिए अपना शक्तिशाली संगठन बनाते हैं, जैसे कि मजदूर संघ या वाणिज्य मंडल इत्यादि। जबकि राजनीतिक दल अपनी विचारधारा के अनुसार सभी तरह के हितों में तालमेल बिठाकर जनसाधारण का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। राष्ट्रों के मध्य राजनीति से जुड़ी गतिविधियां शांति के समय कूटनीति, डिप्लोमेसी के रूप में व्यक्त होती है और अशांति के समय युद्ध के रूप में। परंतु यह बात याद रखने की है कि युद्ध राजनीति का उपयुक्त तरीका नहीं है। युद्ध का सहारा तब लिया जाता है जब राजनीति विफल हो जाती है। हाँ, युद्ध के नियमों का पालन राजनीति का विषय अवश्य है। देखा जाए तो राजनीतिक गतिविधि साधारणतः शक्ति के संघर्ष, स्ट्रगल फॉर पावर के रूप में व्यक्त होती है। यह संघर्ष अनेक राष्ट्रों के बीच भी चल सकता है और एक ही राष्ट्र के भीतर विभिन्न समूहों के बीच भी चल सकता है।
संक्षेप में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा कंपटीशन की स्थिति में समाज के दुर्लभ संसाधनों रेयर रिसोर्स पर प्रभुत्व और नियंत्रण डोमिनेंस एंड कंट्रोल स्थापित करने के प्रयास को राजनीति की संज्ञा दी जाती है। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा की स्थिति में समाज के दुर्लभ संसाधनों पर अपना प्रभुत्व और नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास को राजनीतिक संज्ञा दी जाती है। देखिए, आपको प्रभुत्व मतलब डोमिनेंस और नियंत्रण मतलब आपको कंट्रोल। इस दय की पूर्ति के लिए विशेष युक्ति और कौशल की आवश्यकता होती है। इसमें नैतिक सिद्धांतों को परे रखने की नौबत भी आ जा सकती है, पर चूंकि यह संघर्ष सब समाज का स्तर पर चलता है। वन्य पशुओं का स्तर पर नहीं, इसलिए इसमें नैतिक आदर्शों की दुहाई अवश्य दी जाती है। दूसरे शब्दों में राजनीति के खिलाड़ी का असली उद्देश्य नैतिक दृष्टि से चाहे कितना ही घिनौना क्यों ना हो, वह उसे ऐसे ढंग से प्रस्तुत करेगा जैसे वही नैतिक आदर्श का मुख्य संरक्षक हो। यहाँ तक युद्ध की घोषणा करते समय भी प्रत्येक राष्ट्र दुनिया को यह दिखाने की कोशिश करता है कि उसे किसी उच्च अनैतिक आदर्श रक्षा के लिए कठोर कदम उठाना पड़ा है। देखिए, हम जो कहा कि राजनीति में विशेष प्रकार की सत्ता का प्रयोग होता है। राजनीति में विशेष प्रकार की सत्ता का प्रयोग होता है जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स एक्सरसाइज ऑफ ए स्पेशल टाइप ऑफ अथॉरिटी। पॉलिटिक्स, ध्यान देखिए, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स एक्सरसाइज ऑफ ए स्पेशल टाइप ऑफ अथॉरिटी। राजनीति विशेष प्रकार की सत्ता का प्रयोग होता है। देखिए, राजनीति अंतर्गत जो निर्णय किए जाते हैं उन्हें लागू करने के लिए सत्ता का प्रयोग जरूरी है, परंतु यह बात ध्यान देने की है कि राजनीति में जिस सत्ता अथॉरिटी, प्रभुत्व, डोमिनेंस या नियंत्रण, कंट्रोल का प्रयोग होता है वो अन्य सामाजिक संगठनों की सत्ता से भिन्न है। उदाहरण के परिवार, मजदूर संघ या व्यापारिक संगठन के भीतर जिस सत्ता का प्रयोग होता है वह राजनीतिक श्रेणी में नहीं आती। राजनीतिक क्षेत्र में वही सत्ता आती है जिसका प्रयोग या तो सरकार स्वयं करती है या जिसका प्रयोग सरकार को प्रभावित करने के लिए होता है। अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध कृति पॉलिटिक्स में जो 335 से 352 ईस्वी पूर्व लिखी गई थी, इस तरह का खंडन किया था कि सब तरह की सत्ता एक जैसी होती है। उसने संकेत किया था कि राजनीतिक संगठन पॉलिस के अंतर्गत उसने यह संकेत दिया था कि राजनीतिक संगठन पॉलिस के अंतर्गत शासक की सत्ता दूसरी तरह की सत्ता से भिन्न होती है, जैसे कि पत्नी के संदर्भ में पति की सत्ता से और दास के संदर्भ में स्वामी की सत्ता से। अरस्तु ने लिखा कि पत्नी के संदर्भ में पति की सत्ता प्राकृतिक नियम की देन है, क्योंकि प्रकृति ने स्त्री को पुरुष से हीन इन्फीरियर बनाया है, परंतु शासक की तुलना में कोई भी नागरिक प्राकृतिक रूप से हीन नहीं होता। देखिए, फिर दास के संदर्भ में स्वामी की सत्ता निरंकुश एब्सोल्यूट होती है, क्योंकि दास का जीवन पूरी तरह स्वामी के हाथों में रहता है, परंतु नारी के संदर्भ में शासक की सत्ता निरंकुश नहीं हो सकती, क्योंकि कानून की दृष्टि में सब नागरिक समान है, चाहे कोई धनवान हो या निर्धन हो, चाहे कोई शासक के पद पर कार्यरत हो या समान नागरिक हो। यहाँ अरस्तु ने सब नागरिकों की समानता का जो विचार रखा है वह तो आज के युग में सर्वथामान है, परंतु दासों और स्त्रियों की स्थिति स्टेटस के बारे में उसने जो मान्यता रखी है उसे आज कहीं भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह धारणा अरस्तु के समय से चली आ रही कि राजनीति का संबंध सूत्र किसी न किसी रूप से सत्ता, शासन या व्यक्ति जुड़ा हो रहता है। यह मान्यता आज भी प्रचलित है। उदाहरण के आधुनिक युग के प्रख्यात जर्मन समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर 1864 से 1920 ईस्वी तक मैक्स वेबर का जीवन 1864 से 1920 ईस्वी तक। आधुनिक युग के प्रख्यात जर्मन समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर ने यह मत प्रकट किया कि किसी संगठन को राजनीतिक संगठन तभी और वहीं तक मानना चाहिए जब वह देखिए यहाँ पर जब और जहाँ तक किसी निश्चित भूभाग टेरिटरी के अंतर्गत उसके आदेशों का निरंतर पालन होता हो और उसका पालन कराने के प्रशासनिक अधिकारी तंत्र ठोस शक्ति का प्रयोग करे और ऐसा करने का डर दिखाए। वर्तमान युग के विख्यात अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक हेरोल्ड लॉसवेल के अनुसार राजनीति विज्ञान में यह पता लगाते हैं कि शक्ति या सत्ता किस रूप में पाई जाती है और उसका प्रयोग कौन किसके साथ मिलकर करता है। लॉसवे का विचार है कि राजनीतिकृत शक्ति के प्रयोग से ही सार्थक होता है। इस तरह जहाँ अरस्तु ने सत्ता, शक्ति या शासन को ही राजनीतिक संबंध का आवश्यक लक्षण माना है, मैक्स वेबर ने सत्ता के प्रयोग क्षेत्र की ओर भी संकेत किया है। पर जहाँ अरस्तु ने राजनीतिक सत्ता को अन्य सब तरह की सत्ता से अलग करने का सुझाव दिया है, लॉसवे ने हर तरह की सत्ता को राजनीति का विषय माना है। उदाहरण के लिए व्यापारिक या व्यावसायिक संगठन में जिस सत्ता का प्रयोग होता है, लॉसवे के अनुसार उसे भी एक तरह का राजनीतिक संबंध मान लेना चाहिए। लॉसवे का यह दृष्टिकोण उपयुक्त प्रतीत नहीं होता कि अधिकारिक सामाजिक संस्था और संगठनों में प्रयुक्त सत्ता को राजनीति विज्ञान का विषय मान लिया जाएगा तो उसमें विचार क्षेत्र आवश्यकता से अधिक विस्तृत हो जाएगा और उसकी मुख्य समस्या दब जाएगी। अब देखिए, राजनीति का सरोकार संघर्ष और उसके समाधान से है। यहाँ पर जो कहा गया, राजनीति का सरोकार संघर्ष और उसके समाधान से है। पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स रिजोल्यूशन। देखिए, राजनीति एक विशेष मानवीय क्रिया है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, परंतु उसकी प्रत्येक गतिविधि राजनीति के
दायरे में नहीं आती। हम देखिए हम यह कह सकते हैं कि एक विशेष स्थिति में मनुष्य जो क्रियाएं करते हैं वे राजनीतिक परिभाषा में आती है। इस स्थिति को हम राजनीतिक स्थिति पॉलिटिकल सिचुएशन कहते हैं। एलन बार ने मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट आधुनिक राजनीति और शासन 1988 के अंतर्गत लिखा है कि राजनीतिक गतिविधियों से मतभेदों डिसएग्रीमेंट की उपस्थिति और उन मतभेदों के समाधान रिकनकिलेशन देखिए मतभेदों के समाधान रिकनकिलेशन मतलब समाधान रिकनकिलेशन ऑफ डिसएग्रीमेंट के प्रयास का संकेत मिलता है। राजनीतिक स्थिति का साथ साथ संघर्ष कन्फ्लिक्ट है और संघर्ष का समाधान रिजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट है। इसी प्रकार स्टीफन एल वास्वी ने पॉलिटिकल साइंस द डिसिप्लिन एंड इट्स डायमेंशन एंड इंट्रोडक्शन राजनीति विज्ञान का परिचय अध्ययन विषय और उसके आयाम 1973 के अंतर्गत लिखा है कि जहाँ राजनीति है वहाँ कोई ना कोई विवाद कंट्रोवर्सी रहता है जहाँ कोई ना कोई समस्याएं होती है वहाँ राजनीति देखिए जहाँ कोई ना कोई समस्याएं होती है वहाँ राजनीति होती है। जहाँ कोई विवाद नहीं होता, जहाँ किन्हीं समस्याओं पर वाद विवाद नहीं चल रहा होता वहाँ राजनीति भी नहीं होता। JDB मिलर ने द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स राजनीति का स्वरूप 1962 के अंतर्गत यह संकेत दिया था कि राजनीतिक स्थिति में संघर्ष के समाधान के लिए शासन या सरकार गवर्नमेंट का प्रयोग किया जाता है। मिलर के शब्दों में राजनीतिक गतिविधियों देखिए मिलर के शब्दों में हम जो कहा गया देखिए JD मिलर ने द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स देखिए JD मिलर ने द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स राजनीति का स्वरूप 1962 के अंतर्गत यह संकेत दिया कि राजनीतिक संघर्ष में राजनीतिक स्थिति में संघर्ष के समाधान के लिए शासन या सरकार गवर्नमेंट का प्रयोग किया जाता है। मिलर के शब्दों में राजनीतिक गतिविधियां मतभेद की स्थिति से पैदा होती है और इसका सरोकार संघर्ष के समाधान में शासन के प्रयोग से है, चाहे वह कोई परिवर्तन लाने के लिए किया गया या परिवर्तन को रोकने के लिए। यदि राजनीतिक एक सुनिश्चित गतिविधि के रूप में पहचानना हो तो इसके पहले तो विभिन्न पक्षों या व्यक्तियों के बीच कोई आरंभिक मतभेद होना चाहिए और फिर किसी न किसी दिशा में इस मतभेद के समाधान के लिए सरकार भी उपस्थित होनी चाहिए। तो देखिए इस चीज़ को हम यहीं तक रखिए, जो आपको पेज नंबर 18 का आधा है इसको हम यहीं तक रखिए और अगर बाकी जो चीज़ें हैं वो अगले हम वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।